Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग कर रहे हैं अपने पास एक्सटर्नल सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। उसके अंदर हम सारे के सारे वो चीज़ें पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह कैसे होता है कैसे नहीं होता। तो आपको याद होगा हमने अपनी फर्स्ट क्लास में इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है वो पढ़ा। सेकंड क्लास में हमने पढ़ा कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होते हैं वो किस तरह से किए जाते हैं और इंपोर्ट में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रहती है। एक काम करते हैं, अभी तक जो हमने पढ़ा वो पूरा रिवाइज कर ले। वैसे आज की क्लास में मुझे आपको पढ़ाना है एक्सपोर्ट को लेकर कौन कौन से इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम बेस डेवलप करेंगे तो अच्छा होगा। तो पहले 2 मिनट या पहले 1 मिनट हम रिवीजन कर लेते हैं जिससे टॉपिक हमारे ग्रिप में आ जाए, ठीक है। तो हमने अपनी इतनी 2 क्लासेस में पढ़ा था इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है। तो हमने पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि जब भी कोई माल आपका क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर जाता है तो उस चीज को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। जब हम लैंड पर ही मूवमेंट करते हैं तो जो हमारी बेस लाइन है उसको बियॉन्ड जैसी माल जाता है वैसी वो इंटरनेशनल ट्रेड बन जाता है। और अगर हम कोस्टल लाइन की बात करें तो उसके अंदर 12 नॉटिकल माइल के बाद जो भी ट्रेड होता है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर कवर हो जाता है। तो वो होता है इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंटरनेशनल ट्रेड जब हम करते हैं तो हर कंट्री की एक फिलॉसफी होती है कि वो इंपोर्ट को रिड्यूस करना चाहता है क्योंकि उससे फॉरेक्स रिजर्व का आउटफ्लो होता है, और एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना चाहता है क्योंकि इससे फॉरेक्स इंडिया में आता है। इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए कई टाइप की गवर्नमेंट क्या करती है, बैरियर्स को लगाती है। और वो बैरियर किस तरीके से होते हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर वो होते हैं जिनमें रेस्ट्रिक्शन प्राइस के ऊपर लगाई जाती है कि प्राइस के हिसाब से अगर हम प्राइस को बढ़ा देंगे या उस पर टैक्सेस खूब सारे लगा देंगे तो अल्टीमेटली लोग डिमांड कम करेंगे, इसको बोलते हैं टैरिफ बैरियर। दूसरा होता है नॉन टैरिफ बैरियर जिसके अंदर हम प्राइसेस के साथ छेड़छाड़ नहीं करते बल्कि उसकी क्वांटिटी के साथ छेड़छाड़ करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर इतनी ही क्वांटिटी आप मंगा सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं मंगा सकते। तो ये जो बैरियर होता है उसको बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर। अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसने ये देखा कि भाई नॉन टैरिफ बैरियर ज्यादा खतरनाक है और हर कंट्री इसी टूल का इस्तेमाल करे अपनी इंपोर्ट को रिड्यूस करने के लिए। तो डब्ल्यूटीओ ने कहा कि नॉन टैरिफ को कन्वर्ट करो टैरिफ के अंदर, और इस कन्वर्जन प्रोसेस को बोलते हैं टैरिफिकेशन, जिससे जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड है उसको एक बढ़ावा मिलेगा। नॉन टैरिफ बैरियर को किस तरीके से लगाया था, हमने पढ़ा था कि कोटा सिस्टम होता है कि एक लिमिटेड प्रोडक्ट को इतनी मात्रा में मंगा सकते हो। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड होता है जो सेट कर लिया जाता है। डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, प्रोडक्ट की लेबलिंग ऐसी होनी चाहिए ताकि वो इंडिया में माल बिक पाए। परचेजिंग पैकेजिंग रिक्वायरमेंट ऐसी होनी चाहिए जो इको फ्रेंडली नेचर के, इंडिया में हजार्डियस नेचर के जो गैसेस है वो प्रोड्यूस ना करे। काउंसलर यानी जो एम्बेसीज है उनसे प्रायर अप्रूवल लेकर आओ, और फॉरेन रेगुलेशन यानी सेबी वगैरह या जो हमारे आरबीआई उससे परमिशन लेकर आओ। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नॉन टैरिफ तरीके से उनके ऊपर बैरियर लगाते हैं। टैरिफ की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम लगाते थे एक्सपोर्ट ड्यूटी। एक्सपोर्ट ड्यूटी में क्या होता था कि जो ओरिजिन कंट्री वो चार्ज करती थी, इंपोर्ट ड्यूटी डेस्टिनेशन कंट्री चार्ज करती थी। स्पेसिफिक ड्यूटी के अंदर हम क्या करते थे, उसकी यूनिट के ऊपर टैक्स लगाते थे कि 10 अगर आप 1 किलो सामान मंगाओगे तो 2 रुपए टैक्स देना है, 4 किलो मंगाओगे तो अकॉर्डिंगली 8 रुपए देना है। एड वैलोरम ड्यूटी के अंदर क्या होता था कि इसमें परसेंटेज के हिसाब से प्राइस की एक परसेंटेज निकाली जाती थी, उस पर लगता था। कंपाउंड दोनों का मिक्सचर होता है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि रेवेन्यू टैरिफ लगता है। रेवेन्यू टैरिफ किस बेस पर लगता है कि एक कंट्री पैसा कमाने के लिए टैक्स लगा रही है तो उसको हम किस में डालेंगे, अपना रेवेन्यू टैरिफ में डालेंगे। एक होता है आपका प्रोटेक्टिव टैरिफ जिसके अंदर क्या होता है कि डोमेस्टिक जो हमारी कंपनी है उनको बचाने के लिए जो हम टैक्स लगाते हैं उसे हम प्रोटेक्टिव टैरिफ बोलते हैं। एक होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी कि अगर कोई कंट्री अपने माल को बिलो द कॉस्ट में जाके बेचने की कोशिश कर रही है जिससे कि वो वहां के ट्रेड को, वहां की इंडस्ट्रीज को तोड़ पाए, तो ऐसे में जितना उसने बिलो द कॉस्ट अपना किया है उसके बराबर का टैक्स लगाते हैं, उसे एंटी डंपिंग ड्यूटी बोलते हैं। काउंटर वेलिंग ड्यूटी में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन जब एक्सपोर्ट करता है और अगर उसकी गवर्नमेंट उसको इंसेंटिव देती है, उस एक्सपोर्टर को इंसेंटिव देती है, तो जितना इंसेंटिव दे उसके बराबर जब इंपोर्टिंग कंट्री उस पर टैक्स लगा देती है उसको बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी। इसके जब हम ट्रेड रिलेशन की बात करते हैं तो भी हमने टैक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। वो कौन कौन से थे, सिंगल कॉलम टैरिफ और डबल कॉलम टैरिफ। सिंगल कॉलम टैरिफ में हमने पढ़ा था कि हर कंट्री के लिए टैक्स रेट क्या होगा, सेम रहेगा। जैसे हम बात करें अपना क्या था, नॉर्थ कोरिया, वो सबके लिए एक जैसी पॉलिसी रखता है। और डबल कॉलम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन होते हैं उनका टैक्स रेट अलग होता है, और जो हमारे मोस्ट फेवर्ड नेशन नहीं होते यानी अदर नेशंस होते हैं उनके लिए हायर टैक्स रहता है। फिर हमने पढ़ी थी 2 छोटी टर्म, एम्बार्गो और ब्लॉकेड। एम्बार्गो के अंदर पढ़ा था कि जब हम इंपोर्ट पर बैन लगाते हैं ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल रीजन, नेशनल सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, तो उस केस में हम उस इंपोर्ट के बैन को बोलते हैं एम्बार्गो। लेकिन जब वही चीज 2 कंट्री में वॉर की वजह से इंपोर्ट में बैन लगा दिया जाता था तो उसको हम बोलते थे ब्लॉकेड। ये सारी चीज हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। मुझे आज आपको क्या पढ़ाना है, आज आपको मुझे ये पढ़ाना है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए कौन कौन से इंसेंटिव है जो अपने एक्सपोर्टर को देती है। देखो हर कंट्री, मैं इंडिया की प्रोस्पेक्टिव की अभी बात नहीं कर रहा, मैं हर कंट्री की प्रोस्पेक्टिव की बात कर रहा हूँ। हर कंट्री अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना चाहती है क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ाने से फॉरेक्स रिजर्व इंडिया के अंदर आता है। तो उसको बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपोर्टर को कई टाइप के इंसेंटिव्स देते हैं, कई टाइप की प्लान्स होती है। देखो यहाँ तो मैंने 2 ही प्लान लिखा है। इस टॉपिक को मैं बुक से पढ़वाऊंगा, इस टॉपिक को मैं बुक से पढ़वाऊंगा जिससे आपकी जो कॉन्सेप्ट है
वो क्लियर हो जाएंगे। चलो एक बार हम बुक से पढ़ते हैं और एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। हमारे टॉपिक का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो एक काम करते हैं, पहले जो आज का टारगेट है उसको टिक कर लेते हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम पर टिक कर लेते हैं कि आज हमें ये वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट करना है। तो कहाँ ये हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, ये हमारा कहाँ गया भाई? अरे यार एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम नहीं मिल रहा, कहाँ गया? एक मिनट दोस्तों, ये है भी, हाँ बिल्कुल है। अभी मैं इतना ट्रेड प्रमोशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन, एक मिनट दोस्तों जरा मैं एक बार ढूंढ लूँ, ये कहाँ चला गया भाई? ऐसे कैसे क्या हो सकता है? ये तो रहा, ये रहा एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो अभी हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। सर आप इतने आगे कैसे पहुंच गए? दोस्तों इस बुक में तो आगे पीछे करके दे रखा है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि मैं आपको तरीके से लाइन बाय एक एक चीजें कराऊं। इसीलिए तो बोलता हूँ आप टेंशन मत लो, टेंशन देना सीखो। और एक लोग हमेशा याद रखना मेरा, डोंट टेक फियर बिकॉज शिवम इज हियर। ठीक है, टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं, आपको तरीके से सारी चीजें कराऊंगा। ठीक है, चलो यहाँ पर हम बात करते हैं अपने पास एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के ऊपर। पहले अपने दिमाग में एक छोटा सा बेस बनाओ। वो बेस किस चीज का है कि सर हम कुछ भी करें, हम एक्सपोर्टर को अपनी किडनी भी देने को तैयार हैं, क्योंकि एक्सपोर्टर हमारे लिए भगवान समान है। और एक्सपोर्टर क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। एक्सपोर्ट करने से फॉरेन जो करेंसी है वो इंडिया के अंदर आ रही है। ठीक है, चलो अब इसको लेकर कौन कौन सी स्कीम एक्सपोर्टर को दी थी? सबसे पहले मी इज मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। ये स्कीम लॉन्च की गई थी अप्रैल 2015 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि जब हम एक्सपोर्टर को स्कीम देते हैं ये वाली, तो ये बेसिकली दी जाती है उन एक्सपोर्टर को जो कि ट्रेडिंग का काम करते हैं। ट्रेडिंग का मतलब होता है बने बनाए गुड्स को अगर आप बाहर भेजते हो, बाहर एक्सपोर्ट करते हो बने बनाए गुड्स का। याद है, गुड्स की बात चलिए, मर्चेंटाइज गुड्स की बात चलिए, सर्विसेज की बात नहीं चलिए। सर्विसेज के लिए अलग स्कीम है, गुड्स के लिए कौन सी स्कीम है? मी इज, और सर्विसेज के लिए शी इज, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। आगे पढ़ेंगे अभी हम। तो ये स्कीम अप्रैल 2015 में लॉन्च की थी। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था एक्सपोर्ट को प्रमोट करना और उन सभी एक्सपोर्टर को क्या देना? इंसेंटिव देना जो गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पर हम उनको क्या देते थे? क्रेडिट ड्यूटी, क्रेडिट स्क्रिप्ट देते थे। 2, 3, 4, 5, 7% की क्या देते थे? उनको स्क्रिप्ट देते थे कि कल को उनको इतना जो टैक्स के अंदर क्या मिल जाएगा? रिलीफ मिल जाएगा। बेसिकली हम ये चाहते थे कि जितना ज्यादा हम उनको रिलीफ देंगे उतना वो माल को ज्यादा से ज्यादा बनाएंगे और बाहर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, दूसरी स्कीम है शी इज, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। अब आप समझ जाओ, जैसे मर्केंटाइल पड़ी थी वैसे ये सर्विस के लिए है। बेसिकली किस चीज के लिए? सर्विसेज के लिए। यहां पर सर्विसेज के लिए क्या बोला गया? सुनो एक मिनट, यहां पर सर्विसेज के लिए बोला गया कि अगर कोई एक्सपोर्टर सर्विसेज को बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, ये अपनी सर्विसेज को कहां देते हैं? बाहर फॉरेन कंट्रीज में देते हैं। अरे देखो गूगल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? सुंदर पिचोई, जो कि हमारे हरियाणा का रहने वाला है। अब वो वहां जाके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो एक तरह से वो क्या कर रहा है? अपनी सर्विसेज का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो इंडियन है। तो इसको बोलते हैं सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। मतलब उसको जो हम बेनिफिट देंगे, स्कीम देंगे, उसको सर्विस एक्सपोर्ट इंडियन स्कीम बोलेंगे। ऐसी इंडिया में कई सारी कंपनीज हैं जो डॉक्टर्स को बाहर भेजती हैं, जो इंजीनियर्स को, चार्टेड अकाउंटेंट्स को बाहर भेजती हैं बाहर सर्विसेज देने के लिए। तो उनके लिए बेसिकली स्कीम बनाई गई। इस स्कीम के तहत आप जब बाहर से फॉरेक्स कमा के लेकर आओगे तो आपको एक ड्यूटी स्क्रिप्ट मिल जाएगी कि कल को आपको 5 से 7% जो है टैक्स के अंदर क्या दे दी जाएगी? रिलीफ दे दी जाएगी। और इस स्कीम को बोलते हैं शी इज। अच्छा, मी इज और शी इज याद रखना। मी इज किसके लिए? गुड्स के केस में। और शी इज किसके केस में? सर्विसेज के केस में। मी इज की फुल फॉर्म क्या है? मर्केंटाइल एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। और शी इज की फुल फॉर्म क्या है? सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडियन स्कीम। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ईपीसीजी। ईपीसीजी का मतलब होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अभी क्या होता है बेसिकली, मैं आपको इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको जो क्लियरिटी है वो ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। देखो बात यह है यहाँ पर कि लेट सपोज ये हमारी इंडियन कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एक यूएसए बेस्ड कंपनी है। हमने रिलायंस ने बोला कि देखो मुझे अपने जियो के प्रोजेक्ट के लिए ना कुछ बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, यानी कैपिटल गुड्स। मतलब मशीनों को यहाँ पर क्या नाम दिया जाता है? कैपिटल गुड्स का नाम दिया जाता है। अब अगर ये कैपिटल गुड्स इंडिया में नहीं है तो क्या रिलायंस जियो अपना प्रोजेक्ट बंद कर देगी? नहीं, ये गवर्नमेंट से कहेगी कि गवर्नमेंट तो मुझे इतना फॉरेक्स रिजर्व दे दो ताकि मैं यूएसए से ये मशीन मंगा पाऊँ जिसकी कीमत है 2000 करोड़ रुपीज। 2000 करोड़ की एक मशीन है और मुझे 5 मशीनें चाहिए, तो भाई साहब ये बहुत बड़ी रकम होगी। 10,000 करोड़ रुपए चाहिए, वो भी डॉलर्स में, ताकि मैं इनको पेमेंट कर पाऊँ किसके अंदर? यूएस डॉलर के अंदर। तो ये तो बहुत बड़ी रकम है। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई देखो ऐसा है, तुम इतनी बड़ी चीज मंगा रहे हो तो इतनी आसानी से हम तुम्हें इतने पैसे नहीं देंगे, क्योंकि भाई रिलायंस के पास तो नहीं, वो किसके पास जाएगी? सेंट्रल बैंक के पास जाएगी। मैंने आपको बताया ना, जब सेंट्रल बैंक के फंक्शन पढ़ाए थे तो उसके अंदर बताया ना कस्टोडियन ऑफ फॉरेक्स रिजर्व। आप देख रहे हो ना, सारी चीजें रिलेट होती हैं आपस में। इसीलिए बोलता हूँ इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स की तरीके से मत पढ़ो, इकोनॉमिक्स को रियल लाइफ और अपनी जन्म कुंडली की तरह पढ़ोगे तब तुम्हें जाके चीज समझ आएंगी।
तो कॉमर्स सेंट्रल बैंक का काम क्या है कि वो इनको क्या प्रोवाइड करेगा, फॉरेक्स। तो सेंट्रल बैंक ये बोलता है कि देखो ऐसा है, जो तुम बाहर से मशीन मंगा रहे हो दैट इज रुपीज फॉर 10,000 यूएस डॉलर, 10,000 यूएस डॉलर। तो ऐसे में जो फॉरेक्स रिजर्व हमारा डाउन हो जाएगा। तो अब हम कोई भी इंपोर्ट लेते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करते हैं, तो तुम्हारे इस प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज होगी 20% की। तो तुम्हारा जो 20% बनेगा वो बनेगा 200 यूएस डॉलर्स। मतलब पहले तुम हमसे इतने रुपए लोगे और 200 यूएस डॉलर और हमें पे करोगे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज बोलती है 200 यूएस डॉलर तो यार बहुत बड़ी रकम होगी। अच्छा 200 करोड़ यूएस डॉलर है, मतलब मिलियंस, आप ऐसे कह लो, ये मिलियंस में आ गया, तो ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। गवर्नमेंट से आप एक काम करो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप एक काम करो कि जो मशीन आप मंगा रहे हो ना, इससे जो गुड्स बनाओगे, याद रखना ये जो कैपिटल गुड्स है, इससे जिस गुड्स की आप मैन्युफैक्चरिंग करो, जरूरी नहीं कि वो सिम बना रही हो। जैसे टाटा है, टाटा गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करता है और बाहर माल बेचता है जाके। तो कहा गया कि जो भी गुड्स बनाओगे अगर तुम इसको बाहर जाके एक्सपोर्ट करोगे किसी भी कंट्री के अंदर जहां से फॉरेक्स रिजर्व आता है, खासतौर पे डॉलर, यूरो, पाउंड, जापानीज और चाइनीज युआन, ठीक है, अगर आप इन कंट्रीज को एक्सपोर्ट करके जो पैसा है वो ले आते हो, जैसे आपने कोई माल कैपिटल गुड्स मंगा लिया, हमने आपको पैसे दे दिए, आप कैपिटल गुड्स मंगाओ, उससे जो गुड्स बनाओगे उसको एक्सपोर्ट करो, एक्सपोर्ट करने से इंडिया के पास वापस क्या रहेगा, फॉरेक्स रिजर्व आ जाएगा। तो आपको ये जो 200 करोड़ है ये पूरा पूरा हम माफ करवा देंगे, मतलब वेव ऑफ करवा देंगे। क्या करवा देंगे, वेव ऑफ। अगले 6 साल के अंदर, 6 ईयर का आपको टाइम देंगे, 6 साल के अंदर जितना हमने आपकी ड्यूटी माफ की है उस ड्यूटी के बराबर आप एक्सपोर्ट कर दो। यानी एक्सपोर्ट क्या सर, हमें 12,000 मिलियन यूएस डॉलर का करना है या 10,000 का करना है, 2,000 का करना है, सर सिर्फ 200 का करना है। जितना आपका ड्यूटी बचा है, हम जितना आपको ड्यूटी बचानी है उसके बराबर अगले 6 साल के अंदर आप एक्सपोर्ट कर दो उसके बराबर, तो जितना भी ड्यूटी है वो पूरा पूरा माफ के ऊपर क्या कर देंगे, माफ कर देंगे। तो ये बेनिफिट हमने किसको दिया, अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड कौन है, हमारी एक्सपोर्टर है, जो माल को बना बना के कहाँ भेज रही है, बाहर भेज रही है। इस स्कीम को बोलते हैं कैपिटल, ये देखो ये लिखा ना ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अब आपको समझ आ गया होगा, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, सिर्फ समझाया एग्जाम्पल के थ्रू। मैं रिपीट करूं दोबारा से, एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए, वो भी किसमें, कैपिटल गुड्स, बड़ी बड़ी मशीनों के लिए ये स्कीम बनाई है। ये स्कीम अलाउ करती है एक्सपोर्टर को कि अगर आप बाहर से कोई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या देनी पड़ेगी, बहुत सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो उस ऑब्लिगेशन से बचने के लिए, उस टैक्स से या उस ड्यूटी से बचने के लिए आप क्या करो, जितने का आपने माल, जितने का टैक्स आपको बचाना है उसको अगले 6 साल तक, उसके 6 साल तक उसके बराबर की वैल्यू का क्या कर दो, एक्सपोर्ट कर दो। तो हम आपको क्या दे देंगे, ईपीसीजी स्कीम के तहत वो रिलीफ आपको दे देंगे, यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। अल्टीमेटली इससे एक्सपोर्टर क्या होगा, इनकरेज होगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि मेरी ड्यूटी को माफ कर दिया जाएगा अगर मैं इस गुड्स से क्या करूं, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दूं। तो ऐसे केस में इंपोर्ट हमेशा सही होता है। दोस्तों याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे क्या इंपोर्ट करना गलत होता है, तो अब आप प्रोफेशनल आंसर देना, आप बोलना नहीं बिल्कुल गलत नहीं होता। जबकि इन जनरल लोग क्या कहेंगे, नहीं इंपोर्ट करना गलत चीज होती है, एक्सपोर्ट करना अच्छी चीज होती है। आप क्या बोलोगे, आप पढ़े लिखे लोग हो, याद रखना, आप हमारी क्लासेस लेते हो इसलिए आप पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट कहलाओगे। यू आर नॉट माई स्टूडेंट, यू आर ऑल वी आर इकोनॉमिस्ट। याद रखना, ये अपने अंदर मेंटेलिटी ले आओ कि तुम लोग नॉर्मल स्टूडेंट नहीं रहे हो। अगर तुम चैप्टर 15 पर आ गए हो रमेश सिंह की, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट तो रहे ही नहीं हो, आप इकोनॉमिस्ट बन गए हो, चाहे यूपीएससी में आईएएस बनो ना बनो, लेकिन आप इकोनॉमिस्ट तो बन चुके हो। अब मेरी बात को सुनो, यहाँ पर बात यह है कि गवर्नमेंट से इसकी देखो ऐसा है कि अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो तो वो गलत चीज नहीं है, बस शर्त है कि उस इंपोर्ट से आप कुछ ऐसा बनाओ कि आप उसका एक्सपोर्ट कर पाओ। तो ये मशीन आपके लिए बहुत अच्छी है। दोस्तों अगर मैं सोच के देखो, जैसे मेरे सेगमेंट के अंदर जो जिससे आपकी मेरी प्राइस रेंज यानी शुद्ध भाषा बोलूँ तो औकात है, उस हिसाब से मैं 10 लाख तक की कार ले सकता हूँ, और उसमें आती है ऑल्ट्रोज। तो टाटा ऑल्ट्रोज मुझे बहुत अच्छी लगती है हर तरीके से। अब सोच के देखो, टाटा ऑल्ट्रोज में मैं अभी 10 लाख रुपए लगाऊं, ठीक है, और उसको किस यूज में लेकर आऊँ, आने जाने के लिए अपने, क्या उससे कोई पैसे की कमाई होगी, नहीं, बल्कि साल में डेप्रिसिएशन और लग गया। पर सोच के देखो, अगर मैं कोई ऐसा व्हीकल खरीदूं जिसके अंदर मैं पैसेंजर को लेकर जाऊं, तो ओला वगैरह में चलाऊं, उबर वगैरह में चलाऊं, या ई रिक्शा खरीद लूं, तो उससे क्या होगा, मुझे अर्निंग भी होगी और मेरी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो बताओ इन्वेस्टमेंट कौन सी अच्छी है, पर्सनल कार लेना अच्छा है या ऐसी इन्वेस्टमेंट करना जिससे पैसा कमाया जाए। दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, जिससे पैसा कमाया जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट भी कहती है कि देखो आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हो अपने पर्सनल यूज के लिए, तो ये खराब चीज है, बट अगर आप इससे कोई प्रोडक्शन करके माल बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो ये अच्छी चीज है, यानी ये इंपोर्ट भी अच्छा है। कहते हैं ना, ये दाग अच्छे हैं सर्फ एक्सल याद आ रही वो चीज आपको, ये न्यूज में सुना होगा, दाग अच्छे हैं। वैसे आप क्या बोलोगे, इंपोर्ट अच्छा है, बस शर्त है आप उसका क्या करो, एक्सपोर्ट करो। तो आपको कौन सी स्कीम दे देंगे, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम दे देंगे। इसके बाद आता है एएएस, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे बड़े बड़े एक्सपोर्टर है, मैं आगे आपको बताऊंगा
सिंगल स्टार, डबल स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, नॉमिनिकेचर, प्रीमियम वगैरह ऐसे करके कई एक्सपोर्टर्स होते हैं। उनको हमने क्या किया है, कई सारी इंसेंटिव दिए हैं और ये बोला है कि आप क्योंकि बड़े बड़े एक्सपोर्टर हो, आपका माल मिलियंस में जाता है, 1 1 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन, 100 मिलियन, 1000 मिलियन, 2000 मिलियन डॉलर में आप एक्सपोर्ट करते हो एक एक साल के अंदर, तो आप बड़े व्यापारी हो। अच्छा, बड़े व्यापारियों को अगर बार बार पूछना पड़े गवर्नमेंट से कि सर हम ये इंपोर्ट करें ना करें, एक्सपोर्ट करें ना करें, तो कहीं ना कहीं ईगो हर्ट होगी, नहीं होगी? सोच के देखो, क्लास का एक अच्छा बच्चा बार बार पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे, सर मैं ये टेस्ट देता हूँ, देख लो मैं चीटिंग नहीं कर रहा, तो कितना खराब लगेगा। तुम तो यार अच्छे बच्चे, तुम थोड़ी चीटिंग करोगे। ठीक उसी तरह जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर होते हैं उनको हमने एएएस दिया, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम की। अगर आपको कोई चीज इंपोर्ट करनी है तो गवर्नमेंट से मत पूछो, आप कर लो, क्योंकि आप बड़े व्यापारी हो, क्योंकि आप एक्सपोर्ट दबा के करते हो, एक्सपोर्ट खूब ज्यादा करते हो, तो हम आपको एडवांस में ऑथराइज करते हैं, आप जो माल मंगाना चाहो बाहर से बिल्कुल मंगा सकते हो। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है आपका डीएफआई, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। ये होता है कि जो हमारे पास सीओन होता है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स होते हैं। देखो अब एक बात बताओ, मुझे एक प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए मुझे स्टील की ये बड़ी बड़ी चादरें चाहिए और उनके अंदर ये गोल गोल ये छर्रे काटे जाएंगे, ठीक है। अब ये जो चीज़ें ये वेस्ट हो जाएंगी, ये जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये चीज़ मटेरियल क्या होगा, मेरा वेस्ट होगा, इनमें से गोले मैं निकाल लूंगा। अब ये बताओ कि 6 गोले बनाने के लिए मुझे कितने स्क्वायर की जो है टीन की शीट चाहिए, ये गवर्नमेंट पहले से डिसाइड कर देते हैं। इसको बोलते हैं सीऑन, स्टैंडर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, कि कितना इनपुट डालोगे तो कितना आउटपुट निकलेगा। ये स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने पहले से सेट कर रखे हैं। तो अगर आपको कोई भी माल बाहर से मंगाना है तो आप सीओन के तहत मंगा सकते हो, स्टैंडर्ड इनपुट नॉर्म, जिसको बोलते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। कि अगर आप सीओन के अंदर माल मंगाओगे, यानी वेस्टेज कम से कम करोगे, जितना वेस्ट नॉर्मल होना चाहिए उतना ही करोगे, उससे ज्यादा नहीं करोगे, तो हम आपको ड्यूटी फ्री में इंपोर्ट का ऑथराइजेशन आपको दे देंगे, और इसी को बोलते हैं ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसके अलावा हम आपको क्या देंगे, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम। अब ये इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम क्या है वो सुनो। इसको लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए, मतलब 2015 से 20 में किया गया, अभी फिलहाल ये स्कीम नहीं चल रही है। इसी स्कीम के तहत क्या आता है, जो डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड है, जो सबसे मेन अथॉरिटी होती है डीजीएफटी, वो आरबीआई के थ्रू क्या करता है, प्री और पोस्ट शिपमेंट कर देती है उधार की। मतलब कि ये होता है कि अगर आपको एक्सपोर्ट करने के लिए पैसा उधार चाहिए तो आपको एक्सपोर्ट करने से पहले पैसा मिल जाएगा और एक्सपोर्ट करने के बाद भी पैसा आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आप चीजों को क्या कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो ये सुविधा जो हमने एक्सपोर्टर को दी, इससे उसके पास फंड की क्राइसिस कभी नहीं आएगी और वो माल को खरीदेगा और खूब दबा के एक्सपोर्ट करेगा। सोच के देखो, मेरी कैपेसिटी है, मैं खूब एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास फंड्स की कमी है जिसके चलते मैं एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको फंड्स प्रोवाइड करवाएगी। किस स्कीम के तहत, इंटरेस्ट इक्वलाइजेशन स्कीम के तहत। इसके आगे आएगा हमारा ईओयू, ईएसटीपी, एसटीपी और बीटीपी स्कीम। ये जितने भी स्कीम है, जैसे अगर हम फुल फॉर्म की अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ईओयू की आगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ये जितनी भी स्कीम है बेसिकली क्या होता है, ये पर्टिकुलर एक चीज को टारगेट करती है। जैसे अगर मैं बात करूँ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, ये क्या होता है कि एक हम जगह डिसाइड कर लेते हैं, लेट सपोज एक बहुत बड़ा खुला एरिया है, वो एरिया मान लो 50 एकड़ का, ये पूरा 50 एकड़ का एरिया है। गवर्नमेंट ने कहा इस 50 एकड़ के एरिया में इतनी जगहों पर इंडस्ट्री बनाओ, ये चारों एरिया से इंडस्ट्रीज को घेर दो, बीच में जो एम्प्लॉय उनके लिए क्वार्टर बना दो, यहीं पर स्कूल बना दो, यहीं पर बैंक बना दो, यहीं इंश्योरेंस बना दो, यहीं एटीएम बना दो, यहीं मार्केट बना दो। इस एरिया के अंदर सारी चीजें उन लोगों को प्रोवाइड करा दो, उनको बाहर कहीं जाने की जरूरत ना पड़े। और इस स्कीम को नाम दिया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की। यहाँ पे जो भी माल बनेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए बनेगा, उसको आप डोमेस्टिक मार्केट में नहीं बेच सकते। इस वजह से हम आपको जितनी भी सुविधाएं, चाहे वो इंश्योरेंस की सुविधा हो, चाहे क्लेम की सुविधा हो, चाहे कार वार किसी भी चीज की सुविधा, वो सब आपको हम आपके एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको दूर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे पर्टिकुलरली एरिया जो कि एक्सपोर्ट के ही गुड्स बनाएंगे और उनका डोमेस्टिक सेल नहीं करेंगे, इंटरनेशनल सेल यानी एक्सपोर्ट ही करेंगे, उनको इस स्कीम के तहत बांधा जाता है और उनको कई सारी जो छूटें, जो इंसेंटिव्स है वो यहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर हुआ? इसके बाद आता है डीईएस, डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम। अभी डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम क्या है, कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको क्या करती है, कई टाइप के इंसेंटिव देते हैं, बिना बात के इंसेंटिव दे देते हैं कि चलो तुमने इतना एक्सपोर्ट किया, चलो एक काम करते हैं, हम आपकी ये वाली ड्यूटी को माफ करवा देते हैं, चलो हम आपको ना फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ये वाली जो कन्वर्टिबिलिटी है इसमें आपको ज्यादा रेट दे देते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज्यादा फायदा मिल जाए। तो कुछ ऐसी स्कीम होती है जो कि रियलिटी में गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव नहीं दे रही, बल्कि एक सुविधा दे रही है, बल्कि हम उसको एक तरह से इंसेंटिव या एक्सपोर्ट स्कीम के तहत उसको काउंट कर लेते हैं, इसलिए ये माना जाता है कि एक एक्सपोर्ट स्कीम है, इसलिए डीम्ड का मतलब होता है मानना, डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम।
इसके अलावा हमारा TMA, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट असिस्टेंट फॉर स्पेसिफिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट स्कीम, इसको फरवरी 2019 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या था, वो ये था कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। मान लो कोई भी चीज़ है हमें बाहर भिजवानी है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बहुत आता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन खर्चा ज़्यादा आता है तो हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर जो भी टैक्स लगता है उसको पूरा पूरा माफ करवा देंगे, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट महंगा ना हो पाए ट्रांसपोर्ट के चलते। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर इस बात को लेकर तो WTO से हमारी बहुत बहस होती है, और हम फिर भी अपने किसानों को, किसान भाई को क्या देते हैं, बेनिफिट देते ही रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक आपका टाइज, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम, कि गवर्नमेंट क्या कहती है, एक्सपोर्ट के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे रोड हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इनको सुधारना है। इससे भी क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। तो एक एक्सपोर्टर के जो यूनिट है वहां तक की जो रोड है उसे अच्छी करवा देंगे, रेल की सुविधा प्रोवाइड करवा देंगे, तो ये स्कीम होगी। सो आई होप गाइस कि आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम जो है वो पूरी तरह से समझ आ गई होगी। ठीक है, तो आज का टारगेट हमारा कंप्लीट होता है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट